तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका एक इंस्टीट्यूट में स्वागत है। अंत तक बने रहिए, ध्यान समझिएगा। आज क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, वैसे VVI क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आए, टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चुना गिना चुना, हर चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं है पर सारे चैप्टरों का जैसे एग्जाम में आता है टोटली मिक्स है, जो कि एग्जाम में क्या करे आए। ध्यान समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान समझिएगा और समझिएगा, और इससे रिलेटेड भी किसी प्रकाश स्रोत के सामने, ध्यान समझिएगा, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। अब आप ही बताइए कि कोई प्रकाश आ रहा है, यहाँ कोई वस्तु रख दे तो यहाँ क्या बनेगा? छाया बनेगा भाई। कोई जानता है? इसमें दिमाग में नहीं लगाना है, ये चैप्टर 1 से ही है। छाया के कहने का मतलब आप कह सकते हैं क्या? प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर बात किया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसमें आपको याद रखना है कि प्रकाश से रिलेटेड हर क्वेश्चन कि प्रकाश किसका रूप है, तो ऊर्जा का रूप है। ये किस रूप में संचरित होता है यानी गति होता है, तो क्या बताए थे? तरंग के रूप में। इसका चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बताए थे एक दिन सर आपके। किस प्रकाश के रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो किसका? नीला का अधिक होता है, ये भी याद रखेंगे। सबसे तेज कौन चलता है? लाल का। लाल का मतलब कि जैसे होता है कि आप देखेंगे कि लाल जो है अधिक कहीं दूरियों पर चमकता है, या कोई लाल कुर्ता पहना रहता है तो आप देखेंगे कि सबसे अलग दिखेगा। अलग दिखता नहीं है, होता क्या कि मान लीजिए कोई लाल टी शर्ट पहना है तो वो आकर्षित दिखता है, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश की चाल होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। अधिक कहने का मतलब कि तेज पहुंचता है। बाकी और जो चीजें हैं आप सुने भी होंगे कि जब भी जो भी बनता है लाल ही पे बनता है। क्या बनता है लाल पे, उतना तो ही जिक्र करेंगे, पर आप तो जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि लाल से क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पर ये प्रकाश के अकॉर्डिंग याद रखेंगे। सूर्य के प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंग मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे। यानी इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आगे है आपका कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, इसके पिछले वीडियो में बताए थे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, लिमिट नहीं है उसका। ठीक है, ध्यान समझिए। दूसरा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? सबसे पहले ये जानिए कि लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं? पी से। पी बराबर फॉर्मूला एक होता है 1/f, ये किसके लिए? मीटर के लिए। पर एक पी बराबर होता है 100/f, ये कौन होता है? तो सेंटीमीटर वाला होता है। कौन होता है आपका? सेंटीमीटर वाला। कहने का हमारा अर्थ है, ध्यान से देखिएगा, कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या आखिर होगी? तो आप देखिए 1 मीटर है तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 1/1 होगा, तो यानी एक ही ना होगा। एक कहाँ ऑप्शन है? ध्यान से देखिए, एक माइनस है और एक क्या है? प्लस है। तो एक उत्तल लेंस है और एक क्या है? अवतल लेंस। कोई कंफ्यूजन रहता है कि माइनस में आंसर कब होगा और प्लस में कब, तो दोनों के लिए आप सीखिएगा ध्यान से, केयरफुली। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका क्या आंसर है? उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है। ठीक है, एक एक की बात किया जाए ऐसे, ये क्या है? तो उत्तल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस ऐसे होता है, इधर ऐसे, इधर एफ होता है, इसमें इधर एफ होता है। अब जब इधर दूरी मापते हैं तो इधर माइनस में आता है, जब इधर दूरी मापते हैं तो प्लस में आता है। सब कोई जानता है, ध्यान से, कंसेप्ट यही होता है। जब इधर दूरी मापा जाए तो माइनस, जब इधर दूरी मापा जाए तो प्लस। हमारा क्या है? उत्तल है। अब आप ही जानते हैं कि इसका क्या होगा, तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। दूसरा कंडीशन है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ये दोनों क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक पूछता है अपसारी और दूसरा कंडीशन आता है अभिसारी। अगर अपसारी कहे तो अवतल लेंस होता है,
अपसारी कहें तो अवतल लेंस होता है, लेकिन अभिसारी लेंस कहें तो अभिसारी लेंस कौन होता है? तो आपका उत्तल लेंस। दोनों देखें, लेकिन कभी कभी पूछता है कि आखिर क्यों होता है अभिसारी, आखिर क्यों होता है? तो कैटेगरी बताया जाए आपका कि अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो क्योंकि जब उत्तल लेंस से प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है तो एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें अभिसरित हो जाती हैं, यानी आकर मिलने लगती हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है अभिसारी। किसको? उत्तल लेंस को। जैसे ये जाती हैं तो सब जाके यहीं मिलने लगती हैं ऐसे। पर लेकिन जब अवतल लेंस होता है, ठीक है, अवतल लेंस, तो ये आके अभिसरित नहीं होता है, अपसरित माने दूर भागने लगता है। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है। प्रकाश के चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है सर? तो भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न का मतलब कि पानी में प्रकाश की चाल अलग होता है। ऐसे एग्जाम में 3 तरीका का पूछता है आपसे। कौन कौन? एक पूछेगा वायु में, दूसरा पूछेगा जल में, तीसरा पूछेगा कांच में, और एक पूछता है निर्वात में। ध्यान समझिएगा, 3 ही क्वेश्चन पूछेगा। वायु में सब कुछ जानता है 3 गुणा 10 के पावर 8, ये जानता है 2.25 गुणा 10 के पावर 8, ये होता है 2 गुणा 10 के पावर 8। सिंपल सा लॉजिक है। और निर्वात में वही होता है जो क्या होता है? वायु में होता है। ये 4 को याद रखना, बस यही एग्जाम में पूछता है और कोई नहीं पूछेगा आपसे। मात्र 4 याद रखिए, हो जाएगा आपका, छूटने वाला नहीं है चाल से। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? हम बताए थे क्या कि आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन, या प्रतिबिंब दूरी एवं वस्तु दूरी के अनुपात को भी क्या कहते हैं? आवर्धन। क्योंकि कहा जाए तो मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन कहने का अर्थ क्या होता है? तो इसका मात्रक ही नहीं होता है। इसका क्या नहीं होता आपका? तो इसका मात्रक ही नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। भले लेंस की क्षमता की बात करें तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक प्रति मीटर होता है। देखिए, लोग बहुत गलत बोलते हैं आपसे। क्या बोलते हैं? कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रति मीटर होता है। प्रति मीटर कहिए या मीटर इनवर्स कहिए, प्रति मीटर कहिए या मीटर इनवर्स कहिए। और जनरली बात किया जाए, ध्यान से समझिएगा, कोई एक कहता है डायोप्टर सर, तो डायोप्टर एसआई मात्रक नहीं है, सिर्फ मात्रक है तब। डायोप्टर ही एग्जाम में आता है, अक्सर ये प्रचलित है क्योंकि डॉक्टरी में यूज किया जाता है डायोप्टर कहें। जब चश्मा कोई खरीदता है तो उसमें लिखा रहता है कि इतना डायोप्टर का चश्मा है, क्योंकि लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में मापा जाता है, जन इसलिए प्रचलित समझ है। पर एसआई मात्रक नहीं है, बातों को ख्याल रखेंगे, गलती कभी नहीं करेंगे। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अधिक होता है सर? तो कांच, बर्फ, हीरा, वायु। तो हीरा का कितना होता है? तो 2.42। ये बातों को ध्यान रखिए, 2.42। एक इंपॉर्टेंट ये भी है वायु का, वायु का होता है 1.003। इसका क्या होता है? बर्फ का 1.31। एग्जाम में ये तीनों पूछता है, ये कांच का पूछे या ना पूछे, लेकिन इसका 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 तीनों का एग्जाम पूछता है। वही पढ़ना है जो आपका इंपॉर्टेंट है, बातों को समझिएगा। पानी का भी याद रखेंगे 1.33, जो कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कंडीशन क्या है, ये चारों का समझ में आ रहा है? ठीक। एक अभिसारी लेंस बनाता है, अभिसारी का मतलब आप समझ लेंगे उत्तल लेंस का है। बहुत बेवकूफ बनाता है आपको, कहेगा अभिसारी, आपको समझ में नहीं अभिसारी क्या है। तो अभिसारी किसको कहा जाता है भाई? उत्तल को। तो उत्तल में वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, यानी कहने का मतलब तो कभी आभासी तो कभी वास्तविक बनेगा। ठीक है। कंडीशन देखिए कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का है? तो परिकिरणन, क्योंकि जो नीले रंग है इसका परिकिरणन सबसे अधिक होता है। शुरू में ही बताया आपको कि नीले प्रकाश का परिकिरणन
सबसे क्या होता है, अधिक होता है। प्रकाश का प्राथमिक बल क्या है, तो देखिएगा कभी कभी में सभी देगा, क्या देगा, बैजानी हपीनाला में, ठीक है। यहाँ देखिए, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कौन सी होती है, तो कॉर्निया होती है। कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं, कॉर्निया जो क्या होता है, ब्लैक वाला होता है, ये बीच में, ठीक है। कहने का अर्थ यही है कि ये जो है, यही क्या है, कॉर्निया। जनरली अगर आंख का व्यास तो पूछता है एग्जाम में, तो 2.3 सेंटीमीटर कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका सही, ठीक है। ये तो इसके पिछले वाले में जब साइंस में बताए थे कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए क्या होता है, तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल होता है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, दूरदृष्टि में बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, उत्तल। लेकिन निकट दृष्टि दोष की बात किया जाए, कौन से दृष्टि दोष, निकट, तो निकट के लिए अवतल लेंस होता है। और ज्यादा दूरदर्शिता के लिए क्या होता है, बेलनाकार, बाइफोकल, आप बाइफोकल कह सकते हैं। कौन सा, बाइफोकल, ये बेलनाकार नहीं। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व है, कितना हो जाएगा आपका, 1/16 सेकेंड। मानव नेत्र की दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। और 1/10 सेकेंड क्या है, तो प्रतिध्वनि का है, ये भी याद रखेंगे। ये 1/10 सेकेंड क्या होता है, तो प्रतिध्वनि का होता है, ये भी याद रखेंगे। 14 क्या है आपके लिए, तो 14 के निम्नलिखित में कौन सा वाट का मात्रक है, तो जूल प्रति सेकेंड। कंडीशन के बहुत सा आप मात्रकों को याद रखेंगे, ठीक है, और बताते रहेंगे कि क्या होता है। आप बताइए कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा का क्या होता है बताए तो, विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर, बहुत से ऐसे। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर बात किया जाए आपका, क्या बात किया जाए, तो अगर बात किया जाए आपका कि समय का सेकंड होता है, समय का सेकंड होता है। लंबाई का क्या हो जाएगा, बहुत सारे हम लिख दे रहे हैं, आप याद करिएगा। लंबाई का क्या हो जाएगा, तो मीटर हो जाएगा। लंबाई का क्या ऐसा मात्रक होगा, तो मीटर होगा। अगर एक पूछता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। उम्मीद है कि दिक्कत नहीं है आपको। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। और क्वेश्चन 1 2 3 4 5, 5 हुआ और दिखा रहा है आपको, वैसे जो एग्जाम में आ सके आपका, ठीक है। पदार्थ का परिमाण का क्या हो जाएगा, तो पदार्थ का परिमाण, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, कुछ लिख देते हैं ऐसे ताकि आपके लिए बेनिफिट हो। बहुत सारा पदार्थ के परिमाण दिख रहा है छोटू, कोई दिक्कत ना है, साफ दिख रहा है उसमें। पदार्थ का परिमाण का क्या होता है, तो मूल होता है। पदार्थ के परिमाण का क्या होता है, तो मूल होता है। अगर बात कहां से और क्या, तो आता है जैसे दूरी, दूरी का कभी पूछ दे तो दूरी का समझना है क्या, मीटर। कभी पूछे आवर्धन का, एग्जाम में भी पूछ दे रहा है, तो आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। लेंस की क्षमता का पूछ दे, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मतलब होता है मीटर इनवर्स, या क्या कह सकते हैं, प्रति मीटर कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, प्रति मीटर, या इसके अकॉर्डिंग और क्या कह सकते हैं। आपको क्या क्या निकालना है वही देखना है। अगर दूसरे में चैप्टर तो लेंस की क्षमता है, ठीक है भाई। फोकस दूरी पूछे तो मीटर, वक्रता त्रिज्या पूछे मीटर, सबका मीटर मीटर, क्योंकि दूरी है भाई, दूरी में सब में मीटर में कर देना आपका। क्षेत्रफल की बात करें तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी कहेगा। अगर आयतन की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, आयतन की बात करें तो मीटर क्यूब या घन मीटर, ये भी याद रखेंगे। हिंदी में पूछ देता है, लोग गड़बड़ा जाते हैं, घन मीटर करता है, वर्ग मीटर करता है। ऐसे तो ये याद होता है मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, लेकिन हिंदी वाला गजब रहता है, घन मीटर वर्ग मीटर, वो भी ख्याल रखेंगे। इसके बाद 3 चैप्टर में आते हैं, ठीक है, आंख वाला में। तो आंख वाला में वही लेंस की क्षमता, डायोप्टर, वो याद रखें, बाकी इसमें तो सही मात्रक है नहीं। आते हैं 4 चैप्टर में, तो बहुत सारा आता है। चैप्टर 4 से क्या क्या आ जाता है आपका, तो विद्युत धारा आता है, जो कि शुरू में बता दिए कि विद्युत धारा का एसआई मतलब क्या आ जाता है, एम्पियर। एम्पियर के अलावा विद्युत धारा कहीं और होता है, जैसे आप लोग पढ़े हैं आई बराबर क्यू बटा में टी, तो कुलॉम प्रति सेकेंड, कुलॉम प्रति सेकेंड, विद्युत धारा का एसआई मात्रक कुलॉम प्रति सेकेंड, या इसी को हम क्या सकते हैं कि कुलॉम सेकेंड इनवर्स, ये मात्रक है किसका, विद्युत धारा का। और 4 चैप्टर से क्या आता है, तो आवेश आता है। तो आवेश का क्या हो जाएगा, तो आवेश का हो जाएगा
कूलॉम। आवेश का क्या हो जाएगा? कूलॉम होता है। कूलॉम को हटाएंगे तो एम्पियर सेकेंड भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलॉम एज हो जाएगा, ऐसा ही मतलब किसका? आवेश का कूलॉम, और नहीं तो एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। अगला बात करें तो विद्युत धारा में ही आता है विभव। विभव का ऐसा ही मात्रक याद रखेंगे वोल्ट। सेम विभवांतर का भी यही होता है। विभवांतर का भी क्या ही होता है? वोल्ट होता है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे जूल प्रति सेकेंड भी होता है, दोनों का जूल प्रति सेकेंड। कभी कभी कोई पूछ देता है बल का, तो बल का सब कोई जानता है न्यूटन। न्यूटन, और नहीं तो एक और होता है बल बराबर क्या होता है? केजी प्रति, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल का ही होता है। न्यूटन भी होता है केजी प्रति मीटर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। अगर पूछा जाए कार्य, तो जनरली कार्य का जूल ही होता है। ऊर्जा का भी क्या होता है? जूल ही होता है। ठीक है। ऊष्मा का भी क्या होता है? ऊष्मा का जूल ही होता है, ऐसा ही मात्रक। ठीक है। लेकिन कार्य का एक और होता है। कार्य का क्या हो सकता है? तो कार्य का होता है क्या कि न्यूटन मीटर भी होता है। कार्य कैसा है मतलब न्यूटन मीटर। और रही बात शक्ति, तो शक्ति जनरली पढ़वे की आप, वही तो है। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का क्या होता है? वाट। ये चार से हैं वैसा। इसके अलावा भी है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हैं। हटा दें इसको। इसके अलावा इसमें क्या आ सकता है? तो प्रतिरोध आ सकता है। क्या आ सकता है? प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध को क्या हो जाएगा आप लोग का? ओम हो जाएगा। इसके अलावा एक और पूछ देगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछता है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्या हो जाएगा? तो न्यूटन प्रति कूलॉम होता है, या न्यूटन कूलॉम इनवर्स होता है। न्यूटन प्रति कूलॉम या न्यूटन कूलॉम इनवर्स होता है। किसका? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। ध्यान समझिएगा। और इसमें क्या क्या आता है प्रतिरोध के अलावा? अब तो सारा इसमें चार चैप्टर से हो गया आपका। ठीक है। प्रतिरोध, एक प्रतिरोधकता होता है आपका, एक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का क्या हो जाता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है। प्रतिरोधकता का क्या होता है आपका? ओम मीटर होता है। क्या? एसआई मात्रा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है। प्रतिरोधकता। इसके अगले चैप्टर 5 में जाते हैं तो चुंबक आता है। चुंबक। ठीक है। उसके बाद है 6 ऊर्जा। ऊर्जा का जूल आप पढ़ेंगे। इतना अगर आप याद रखते हैं तो बेवकूफी नहीं करेंगे, आप एग्जाम में जरूर करके आएंगे। ईसाई मातक से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत मिला। ठीक है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ध्यान समझिएगा। किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 यूनिट बराबर होता है। और 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल भी होता है, या 1 किलोवाट घंटा बराबर। ध्यान समझ लेंगे, ये भी याद रखेंगे। आगे देखिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। देखो वही बताया अभी, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 3.6 गुणा 10। अभी बताएं, बताओ। तो इसलिए जो पॉइंट्स बताया जा रहा है याद रखें। 3.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल। आखिर ये कैसे आता है? तो 1 किलो का मतलब होता है 10 के पावर 3, और वाट घंटा। अब घंटा का मतलब कि 60 गुणा 60 गुणा 60, ये गुणा कर दीजिए। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत आसान है, ये आपको बताया गया है। खैर, आइए आगे आते हैं। जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, तब सब कोई जानता है कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त और फ्लेमिंग का वह है, जो भी है। और कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा आपका। क्या होगा? फ्लेमिंग हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि जो मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम है, और कौन किसका? फ्लेमिंग का है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, जहनी क्या करना है? तो एक फ्लेमिंग का वाम हाथ नियम है। ठीक है। एक क्या है रूल, पहले समझ लेंगे। ठीक है। कि मैक्सवेल और फ्लेमिंग, ये ना कि आप दोनों में कंफ्यूज रहेंगे आपके कौन सा आंसर होगा, या आइंस्टीन, ये तो कदाचित होगा नहीं। रही बात ओस्टर्ड, ओस्टर्ड क्या बताए थे? तो चुंबकीय धारा के प्रभाव को बताए। ठीक है। ये दोनों कदाचित होगा नहीं। तो आपका क्या होगा? तो फ्लेमिंग होगा। ये बात को क्या रखेंगे।
दूसरा, इसके बाद क्या क्वेश्चन हो सकता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ध्यान समझिएगा। तो विद्युत जो फ्यूज है विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि तभी गलता है वो गर्म होने के कारण। ठीक है, यहां देखिएगा, ये एम का मतलब होता है मिली होता है, यानी 1 मिली एम्पियर। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसको मिली पढ़ा जाता है, इसको माइक्रो पढ़ा जाता है, इसको नैनो पढ़ा जाएगा, इसको पीको पढ़ा जाएगा, इसको फेम्टो पढ़ा जाएगा, इसको एक्टो पढ़ा जाएगा। इसका मतलब होता है 10⁻³ इसका मतलब होता है 10⁻⁶ इसका मतलब 10⁻⁹ इसका मतलब कि 10⁻12 इसका मतलब कि 10⁻15 इसके मतलब कि 10⁻18। इसी एग्जाम में ही एगो पूछता है आपका, यही एगो पूछेगा। अब बताइए क्या पूछा है, एम बोलना। तो एम का मान कितना होता है 10⁻³ ऑप्शन में देखिए क्या दिया है 10⁻³ दिया है। लॉजिक है, बस ये याद रखते तो ये क्वेश्चन हो सकता है, ज्यादा कुछ करने। एक लाइन से होता है 3 6 9 12 15, 3 का पहाड़ा याद रखना है। एक लाइन से याद रखना है कि मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एक्टो। अब बस 3 का पहाड़ा याद रखना है माइनस में, क्या दिक्कत है, बिल्कुल ही आसान है आपके लिए। पर आप देखें और याद करें तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। अब बताइए, एक श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है कि R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 डॉट डॉट डॉट, मतलब जितना रहे Rn तक। पार्श्व में क्या होता है कि 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 और जोड़ में 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप ही बताएं सर किसमें होगा, किसमें कहने का मतलब कि कौन ज्यादा मानाएगा। सबको जानता है कि 5 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़िए तो क्या मानाएगा, और 1/5 और 1/3 जोड़ 1/2, तो मान कभी भी इसका बेसी आएगा श्रेणी क्रम। कभी भी किसका बेसी आएगा, श्रेणी क्रम। कंफ्यूज नहीं होंगे बाबू, कंफ्यूज नहीं होना है। श्रेणी क्रम हमेशा क्या रहेगा, प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम हमेशा क्या रहेगा, तो अधिक आएगा जोड़ा जाएगा तो। सबसे कभी भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किसका उपयोग, अरे भाई सबसे पहले क्या कर रहा है मत सोचो, हीटर है, हीटर है तो सिर्फ नाइक्रोम ढूंढना है, हीटर है तो सिर्फ क्या ढूंढना है, नाइक्रोम ढूंढना है। सिंपल सा नाइक्रोम, हीटर में ही नाइक्रोम होता है, क्योंकि उस दिन भी बताए थे कि हीटर जो है उसमें नाइक्रोम का तार लगा होता है, इसीलिए गलता जल्दी नहीं है। पर गलता है, लाल हो जाता है, गलता नहीं इतना जल्दी। भले कुछ समय बाद गल जाए वो बात की बात है, पर तुरंत नहीं गल पाएगा। क्यों नहीं गलता है, क्योंकि नाइक्रोम की जो गलनांक होता है बहुत ऊंच होता है। कोई पूछ दे कि हीटर का तार क्यों नहीं जल्दी गलता है, तो क्यों नहीं गलता है, क्योंकि उसका गलनांक बहुत ऊंच होता है या अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यानी जो गर्मी बढ़ता है पृथ्वी पर, किसके लिए, CO2। CO2 के कारण पृथ्वी दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि अब मान लीजिए ये 2026 है, क्या इन साल ठंड पड़ा, अधिक नहीं पड़ा, क्यों, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण। क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्राएं बढ़ रही हैं, और ये सब बढ़ने के कारण गर्मी, पृथ्वी दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है। कहने का अर्थ यही हमारा है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड होना ठीक है, पर ये दिन प्रतिदिन पृथ्वी को क्या करेगी, गर्म करेगी। इसी कारण से अब ठंड भी कम पड़ा। अब बताइए, अब की बार ठंड कितना कम पड़ा, क्या कभी ऐसा भी होता कि इतना कम ठंड पड़े, नहीं, लेकिन पड़ा इतना कम ठंड क्योंकि गर्म हो रहा है पृथ्वी। आने वाले टाइमों में ऐसे ही होगा कि अब ठंड कम लगेगा, ठंड के मौसम में भी ठंड नहीं हो पाएगा, गर्मी ही रहेगा। गर्मी का उतना गर्म नहीं, पर जैसे देखिए आपकी बार, क्या जैसे पीछे होता था उतना ठंड लगता था, अब की बार हुआ नहीं हुआ। कारण यही है कि ग्लोबल वार्मिंग। इनमें कौन जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन के मतलब कि जो एक बार यूज करें और उसको पुनः भरपाई करने के लिए लाखों हजारों वर्ष लग जाए, वो होता है जीवाश्म ईंधन। तो पेट्रोलियम भी वही है, कोयला भी वही है, यानी क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आपका क्या सही है, सभी सही है। ठीक है, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। जो संलयन से जितना एनर्जी बनता है उतना विखंडन से नहीं बनता है। तो जो सूर्य है आपका, कौन है सर, तो जो सूर्य है आपका ये हाइड्रोजन एवं हीलियम के संलयन से बना है, इसीलिए इतना एनर्जी देता है। अब बताइए, कोई ज्वाइंट है तो बेसी देगा एनर्जी, कि कोई अलग अलग है तो ज्वाइंट वाला, कभी भी ज्वाइंट, इसीलिए ज्वाइंट ही होना चाहिए और रहना चाहिए। आगे क्वेश्चन है
कि टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या है? भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल पूर्ति और इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें सभी। कोई भी बांध का उद्देश्य एक नहीं रहता है, जल्द अनेक रहता है, कोई भी। और हर कोई बांध से भूमि सिंचाई तो होकवे करता है, जल पूर्ति होकवे करता है, बिजली का उत्पादन होकवे करता है। कहने का हमारा अर्थ क्या है कि ये सभी हो जाएगा आपका। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएंगे, हमें तो नहीं लगता कि आपको कंफ्यूजन हो। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो आप भी देखते हैं कि जो डेनियल सेल है इसी का उपयोग किया जाता है, या शुष्क सेल में उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग होता है? शुष्क का मतलब क्या? सूखा सेल। जल में वैद्युत अपघटन के कैथोड कौन सी गैस होती है? अब कैथोड एनोड का मतलब समझिएगा कि कैथोड और एक क्या है? एनोड है। सब कोई जानता है, क्या जानता है? कि कैथोड पे क्या होता है और एनोड पे क्या होता है। क्योंकि बात करें तो कैथोड पे प्लस, एनोड पे और कैथोड पे माइनस होता है। ठीक है। जनरली अब कोई भी वैद्युत अपघटन हुआ, ठीक है, तो यहाँ प्लस वाला जाएगा, यहाँ क्यों वाला जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस किसके पास जाना चाहेगा? प्लस। और प्लस वाला माइनस के पास, उल्टा जो एक ही एक रहेगा उसके पास जाएगा नहीं बाबू। यानी माइनस प्लस वाला माइनस, क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो विकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, पर बीजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये लाइन बताया होगा आपको कोई। तो अर्थात कहने का हमारा अर्थ है कि इसमें कौन है? तो कौन जाता है? हाइड्रोजन। दो ही है, एक हाइड्रोजन होता है और एक क्या होता है? क्लोरीन। यानी किसी का हाइड्राइड होता है, नहीं तो क्लोराइड होता है। मात्र दो ही हाइड्रोजन क्लोरीन। मान लीजिए इसमें क्लोरीन नहीं है तो सिर्फ हाइड्रोजन है, तो सिर्फ हाइड्रोजन हो जाएगा। नीचे दी गई क्रिया में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या हो रहा है कि सर जो कार्बन हो रहा है इसको O से अब किया करें, यानी कार्बन क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है आपका? अपचयित हो रहा है। ध्यान से समझिएगा। जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल। जस्ता का मतलब होता है क्या? जेड। अब प्लस में तनु HCl, तनु क्या? HCl। तनु HCl का मतलब क्या होता है? तनु HCl का मतलब होता है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उम्मीद है कि ठीक है आप। तो अब बताइए कि जेड HCl जो है क्या बनेगा? जेड Cl। भाई जेड Cl और यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ भी 2 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 ZnCl प्लस में H2। कौन सा गैस बना है सर? H2 बना है। अब बताइए इसमें N है? N है ही नहीं। अरे भाई जिंक का Zn एक में होता है, N अलग नहीं होता है। A सही है नहीं है, C है ये नहीं है, तो कहां से बनेगा? O है ये नहीं है तो H2 बनेगा। देखिए भी देख सकते हैं बिना बनाए भी। गैस चूना जल को दूधिया कौन सा गैस करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड करता है। कोई भी है, गैस चूना जल को दूधिया कौन करता है? तो कार्बन क्या करता है? ऑक्साइड करता है। बातों को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? कौन बुझा हुआ चूना है बाबू? तो CaOH के होल्ट वाइज। CaOH के होल्ट वाइज क्या है? बुझा हुआ चूना है। और जी इसको कहते हैं कली चूना। इसको कहते हैं कौन चूना? कली चूना। एक आप लोग सुने कि कली कुछ और भी होता है। कली का मतलब एक पढ़े होंगे क्या? कली, कली पढ़े और कुछ? कली का मतलब कि वर्ड में पढ़े, जैसे मुकुलन। मुकुलन से एक ही हमें याद आता है क्या? मुकुल। मुकुलन का मतलब समझ में आ रहा है? मुकुलन किस में होता है? ये भी एग्जाम में पूछता है। हाइड्रा में मुकुलन होता है। मुकुलन किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है। अब मुकुलन कहने की बात तो ठीक है, याद है आपको, ये हमेशा याद रहेगा। और किसी को पर्सनलाइज नहीं है कि किसी को मुकुलन कहते हैं हम, किसी का नाम भी नहीं है मुकुलन। ये मुकुलन एक प्रक्रिया है और किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है। मुकुलन क्या है? तो हाइड्रा में होता है। ध्यान समझिएगा। तो जो चूना है, कली चूना, उसको क्या कहते हैं? CO। ठीक है, कांच कली नहीं है, ये कली चूना है, ये बात ध्यान रखेंगे। दंत मंजय प्राय होता है। तो दंत मंजय क्षारीय होता है, क्यों? क्योंकि अम्ल को वह नष्ट करता है। क्यों? अम्ल को क्या करता है? नष्ट करता है। इसके बाद बात किया जाए कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। कच्चा आम में कौन होता है? सिट्रिक, कच्चा अंगूर सिट्रिक। और ये इसमें कौन होता है? बिच्छी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में बिच्छी मारता है तो हमें लहर चढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है।
कोई मधुमक्खी है तो हमको लहर चढ़ने लगता है, जिसको कहते हैं कि बीज चढ़ रहा है, चाहे बीख चढ़ रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों का डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जो भी बिच्छी है उसमें क्या पाया जाएगा? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। फॉर्मिक अम्ल का एक और नाम बताए थे हम आपको, क्या होता है? तो मिथेनोइक। अब जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपका क्या दे दे, ध्यान समझिएगा, कि एग्जाम में क्या दे दे आपको बाबू, तो फॉर्मिक अम्ल नहीं दे, मिथेनोइक अम्ल भी होता है। तो बिच्छी के डंक में जो जहर फैलता है शरीर में हमारे को अगर छूती है तो क्यों? क्योंकि उसमें फॉर्मिक अम्ल पाता है। मधुमक्खी में भी यही पाया जाता है। बिहनी कभी कभी पूछ देता है तो वो यही होता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है। यानी आंसर क्या होगा? ए। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम अगर जनरली बात किया जाए तो ये क्षार में आता है, डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। जस्ता अयस्क किसका है? जस्ता का मतलब कि जिसमें जिंक मौजूद हो। भाई जिंक किसमें है? ये तो बक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का। सिनेबार किसका? ये ध्यान समझिए, ये किसका है? एल्यूमिनियम का। ये किसका है? पारा का। ये सोडियम क्लोराइड किसका है? तो सोडियम का है। और जिंक ब्लेड जेडन है, तो जिंक ही पूछता है। जिंक को ही जस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंक को ही क्या कहते हैं? जस्ता कहते हैं। घबराना नहीं, वो भी जाना है आपको कि जिंक को ही जस्ता कहते हैं। जिंक को ही क्या कहते हैं? जस्ता कहते हैं। वह कौन सा धातु है जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है? वह कौन सा धातु है जो किसमें घुलता है सर? तो अम्लराज में घुलता है। अब आप ही बताइए सर कि अम्लराज, ध्यान सुनिएगा, कि अम्लराज क्या करता है? तो सोना को गलाता है। जैसे कोई होता है कि दुकानदार क्या, जैसे सोनार का बात सुने होंगे आप लोग। सोनार देखे हैं? सोनार का मतलब जो सोना का दुकान किया है, ठीक है, सोना बेचता है, चाहे सफाई करता है उसका या टूटा हुआ जोड़ता है, वो क्या होता है? सोनार होता है। तो चलिए अगर बात किया जाए सोनार, तो वो क्या करता है कि अगर कोई मान लीजिए महिला है, आप तो जानते हैं कि महिला कितना बेवकूफ होती है अक्सर बात किया जाए तो, ठीक है। अब कुछ महिलाएं, ये नहीं कि सृष्टि की सारी महिलाएं नहीं, ठीक है। अब वो क्या करती है कि जाती है कहाँ? मान लीजिए सोनार के पास। अब बोलती है कि मतलब मान लीजिए किसी कारण बस उसका जो गहना है यानी आभूषण, होता क्या है कि वो गंदा टाइप का हो जाता है, तो वो करती हैं, जाती हैं साफ करवाने। तो जनरली सोना को साफ किया नहीं जाता है, उसको अम्ल राज में डालकर घुलाया जाता है। यानी ऊपर का परत हट जाता है और चमकने लगता है, तो लगता है कि वो क्या हो गया है? साफ हो गया है। और उसको वजन किया जाता है तो कम हो जाता है। तो वो बताता सोनार क्या है? तो सोनार बताता है कि धूल उल है, गंदा तो झड़ेगा तो थोड़ा सा कम नहीं होगा। ऐसा बात कदाचित नहीं होता है बाबू, ये सतर्क रहना है। कुछ सोनार ऐसे भी होते हैं कि जो आपके सोना का जो उपली परत होता है वो गला लेता है, क्योंकि अम्लराज का ही काम है गलाना, सोना को गला देगा। आप कोई मान लीजिए अंगूठी है, आपका आभूषण कोई भी है, माला है, कान में के, नाक में के, मुंह में के, किसी में के हो, पैर में के, हाथ में के, वो गलता है और ऊपर का पतला पतला परत गल जाएगा। वो गला हुआ वो अपने पास ही रख लेगा, जो कि उसका बेनिफिट है। आप जो पैसा देंगे वो अलग देंगे, तो इसमें उसका कितना फायदा होता है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कि इस पे लाइन आता है कि बताएंगे कभी, अभी बताने का मन नहीं, ठीक है। देखिए, तो अम्लराज ये भले बताने का मन है कि अम्लराज में क्या क्या होता है। अम्लराज में क्या क्या होता है? ऑप्शन क्या होगा? सोना। इसको क्या कहते हैं? एयू का मतलब, एयू का मतलब सोना होता है, गोल्ड। एयू का मतलब क्या होता है? सोना। कहीं भी एयू लिखा हो तो गोल्ड ही समझना है बाबू। इसको कहते हैं कॉपर। इसको क्या कहते हैं? कॉपर। इसको क्या है? एल्यूमिनियम। ये क्या है? आयरन है। आंसर क्या होगा? सी। यही नहीं, अम्लराज में एक और चीज घुलता है, उसको कहते हैं पीटी। उसको क्या बोलते हैं? पीटी। पीटी को क्या बोलते हैं? तो प्लेटिनम बोलते हैं। पीटी को क्या बोलते हैं? प्लेटिनम। ध्यान से बचेगा। तो अम्लराज में दो चीज घुल सकता है, एक सोना भी घुल सकता है, पर इधर हम लोग का जो मार्केट होता है उसमें सोना को गलाया जाता है। इसी तरह आप को लगता है कि वो साफ करता है, साफ बिल्कुल नहीं करता है। अम्लरस दाल में डाल के क्या करेगा? ऊपर का परते गला देगा। भाई कोई खियाएगा तो चमकेगा नहीं चमकेगा? सिंपल सा लॉजिक है। आखिर अम्लराज में क्या रहता है कि सोना को गला देता है? वो रहता क्या है? तो एक रहता है HCl और एक रहता है HNO3। 3:1 का मिश्रण रहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है और क्या रहता है? नाइट्रिक अम्ल। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिला देने से जो लिक्विड बनता है उसको कहा जाता है अम्लराज। उसे अम्लराज में सोना और प्लेटिनम को क्या किया जाता है? गलाया जाता है बाबू। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो ये आयनिक है बाबू।
ये भी आयनिक है, ये आयनिक, CaCl2 आयनिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये CO2। यहाँ देखिए हीलियम गैस कैसी है, तो हीलियम गैस क्या हो जाएगा, तो अक्रिय। हीलियम गैस कैसा है, अक्रिय। आपको ये भी याद रखना है कि जो अक्रिय गैस है कई गो है, अक्रिय गैस टोटल कई गो है, अभी आपको पढ़ना 6 है। कौन कौन, तो हीलियम, कौन कौन पढ़ना है आपको बाबू, तो हीलियम पढ़ना है, कौन कौन पढ़ना है, नियॉन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, आर्गन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, क्रिप्टन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, जेनॉन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, रेडॉन पढ़ना है। ये मात्र 6 चीज पढ़ना है। 6 चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये अक्रिय गैस बोलते हैं। इसका याद करने का ट्रिक होता है, हे नेता और कर्मचारी, ध्यान से समझिएगा, ट्रिकली जान लीजिएगा कि ट्रिक क्या होता है इसका, ठीक है। इसको कहते हैं हे, एची से हे भी याद कर सकते हैं, नेता और, दिख रहा है बाबू साहब साहब ग्रीन वाला, कर्मचारी जीते रहो। ये ट्रिकली समझ सकते हैं कि अगर इसको याद कर सकते हैं ऐसे अक्रिय गैस का कि हे नेता और कर्मचारी जीते रहो, तो हे का मतलब हीलियम, एन ई का मतलब नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये 6 अक्रिय गैस कभी जरूर देखो, देखिए एग्जाम में पूछा है तो वैसे ही एक करके पूछ देगा। यही नहीं, कभी कभी हैलोजन भी पूछेगा, कभी कभी क्या पूछेगा, हैलोजन। हैलोजन का कहने का मतलब क्या आ जाएगा, तो हैलोजन में आएगा, हम बताएंगे आगे, क्वेश्चन भी है आपका, ध्यान से उसी समय सीखिएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो हीरा। सबसे कठोर में क्या आता है, हीरा आता है। सबसे कठोर में हीरा, हीरा कठोरी नहीं है, और क्या है, इनको अपेक्षा, तीनों की अपेक्षा महंगा भी है, ठीक है, क्या है, महंगा भी है, डायमंड उसको कहा जाता है। बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है, तो C6H6, C6H6। बेंजीन का अणु सूत्र क्या होगा, तो C6 होगा, और क्या होगा, H6 होगा। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने बंध होते हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच H2 है तो HH एक बंध आते हैं। कितना बंध, एक होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन वो देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एकल बंध। इसमें सोचना क्या है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बूझा हुआ चूना इसका व्यापारिक नाम है, ये भी याद रखेंगे। कोई कोई मान लीजिए कि एग्जाम में याद है उसको, बूझा हुआ चूना, चूना जल, तो बूझा हुआ चूना व्यापारिक नाम है, पर रासायनिक की बात करें तो ये रासायनिक होता है, जो नाम होता है तत्वों के आधार पे, ठीक है, कभी भूलेंगे नहीं सर। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी और ग्लूकोज का फेमस है बाबू, और मोमबत्ती का, ध्यान से लिखे, एग्जाम में किसका किसका फेमस है, चीनी का, मोमबत्ती का, चीनी, मोमबत्ती, ग्लूकोज, और कहीं कहीं ग्लूकोज भी देगा, वो घबराना नहीं है। और एक क्या बोले, चीनी, मोमबत्ती, ग्लूकोज, और एक पूछा बेंजीन। इस सबका याद रखना है, चारों का कम से कम तो याद रखना है। क्या, चीनी का C11H22O11, C12H22O11, कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ है। मोमबत्ती का क्या होता है, इसमें नहीं दिया है, C25H52, पेंटा क्वेश्चन नाम है, C25H52, C25H52। अगर बात करें ग्लूकोज का तो C6H12O6, ये किसका है, ग्लूकोज का। अब बेंजीन का क्या होता है, तो C6 और H6 होता है बेंजीन का। ये चारों फॉर्मूला लिख के याद कर लेंगे, कभी एग्जाम में भी पूछ सकता है, कभी, ध्यान समझिएगा। निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, अगर बात करें सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो सबसे अभिक्रियाशील C2H4 है, सबसे अधिक क्रियाशील है। मैंडलिव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, मैंडलिव ने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड बनाया, तो परमाणु दर, जो कि गलत था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अपना बनाया था आवर्त सारणी, ठीक है, कौन, मैंडलिव। निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है, हम क्या बताएं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिथियम, ठीक है। ध्यान समझिएगा,
लिथियम नहीं होगा आपको, मैग्नीशियम होगा। क्यों? क्योंकि क्षार धातु कौन कौन है? तो हेलिना के रूबी सस फ्रांस गई, हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, ये सब क्या है? लिथियम भी है, फ्रेंसियम भी है। ये सब क्या है? तो क्षार धातु है। तो मैग्नीशियम क्या है? क्षार धातु नहीं है, याद रखेंगे। कैसा इसका ट्रिक है? हेलिना के रूबी, हे ली ना के रूबी, क्षार धातु का ट्रिक। सज कहाँ गई? तो फ्रांस गई। सच कहाँ गई सर? फ्रांस गई। तो हे से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये याद करने का लॉजिक है कि हेलिना के रूबी कहाँ गई सर? सच के फ्रांस गई। क्षार धातु का ट्रिक है। क्षार धातु कौन कौन है? तब मात्र तीन तीन छह गो क्षार धातु है। ये कह रहे नहीं, तो नहीं में क्या जाएगा? मैग्नीशियम है। कभी भूलिएगा नहीं सर। निम्नलिखित में कौन हैलोजन का सदस्य है? अब देखिए इसका भी ट्रिक आता है। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। अब बताइए, ये आंटी फिर बाहर आई, क्या करने है भाई? कुछ भी करने है, उसका काम है भाई, पर आपको ट्रिक से मतलब है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? एफ, इसका हो जाएगा सील, यानी इसका क्या हो जाएगा? आई, इसका एटी, यानी एफ से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइटिन। कौन है इसमें? ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन क्या हो जाएगा? हेलोजन समूह है। हेलोजन समूह का ये ट्रिक है। क्षार धातु का ट्रिक मिल गया आपको, हेलोजन समूह का ट्रिक मिल गया, और क्या मिल गया? अक्रिय गैस का ट्रिक मिल गया। और तीनों में से एगो तो फिक्स है आपका, नंबर फिक्स है 3 नंबर आपका। वो सिर्फ ट्रिकवा याद रखेंगे तीनों। तो ये बातों को भी ख्याल रखेंगे। जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो बार बार कर रहे हैं बाबू, कम से कम कुछ नहीं याद है तो आपका परमाणु संख्या याद होना चाहिए। जिंक की परमाणु संख्या 30। जिंक की परमाणु संख्या, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या याद रखना है, पारा का याद रखना है, Hg का 80, एल्युमिनियम का याद रखना है 13, ये जो अभी है जिंक का याद रखना है 30। अब बाकी 1 से 30 तक याद रखिए ना। 1 से 30 तक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। याद रखे ना सर, इतना कम से कम 30 तक जो अभी बोले, इतना ही खैर याद रखिए, इतना एग्जाम हो जाएगा आपका। बाकी आगे क्लास में अपने याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, धनात्मक कौन होता है? ये क्या हो गया तुम लोग का? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा कि निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होता है? कौन होता है? तो अधातु। अधातु ऋणात्मक होता है, और जबकि धातु धनात्मक होता है। धातु क्या होता है? धनात्मक होता है। कितना मिनट हुआ छोटू? अगर बात किया जाए राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी? तो किस में बाबू? तो खेजरी में जान दी थी। महिलाएं क्या करती? चिपको आंदोलन में क्या हो रहा था? तो वहां के जो राजा थे पेड़ कटवा रहे थे। जंगल था जो, मतलब जिस एरिया से वो लोग जीवन बसन पालन पोषण करते थे, उस जंगल को कटवाना था घर बनाने के लिए। तो लेकिन वहां की महिलाएं क्या थी कि पेड़ में चिपक गई, वहीं चिपको आंदोलन शुरू हुआ। चिपक गई और जान दे दी। उसके साथ पेड़ को लड़कियों के साथ भी काट दिया गया। जैसे पेड़ के साथ काटा गया, वैसे किसको काट दिया गया? लड़कियों को भी काट दिया गया। तो कई महिलाओं क्या करती थी? अपना जान दे दी थी पेड़ के लिए। बताइए, कोई भला पेड़ के लिए अपना जान दे सकता है अब इस युग में? क्योंकि इस युग में तो बाबू सब कोई जानता है कि आप स्वार्थी हैं। आप स्वार्थी कहने का मतलब कि कोई चाहता है कि कैसे हमारा क्या हो, हमारा भला हो, बाकी इसके अलावा कोई सोचता नहीं है। ध्यान समझा रहा हम क्या करें? कि इसमें वैसे लोग भरे पड़े हैं आजकल, सिर्फ सोचते हैं कि हमारा कैसे भला हो, और फ्री का मुंह है, कोई किसी भी कुछ भी चीज बोलने लगता है, ना कुछ जाने ना कुछ सोचे। ठीक है, पहले के लोग बोलते कम थे, करते ज्यादा थे। पर आज के युग में क्या होता है? लोग फ्री का मुंह है, बोलते बहुत है पर करते कुछ नहीं। जब काम की बात आती है तो कुछ नहीं, जब अकल की बात आती है तो कुछ नहीं। और एक नया वर्ड सॉरी आ गया है सर, सॉरी।
खैर उसको छोड़िए, यहाँ देखिए कि चिपको आंदोलन जो है वो महिलाओं अपना जान देती थी, महिलाएं जो थी सब पेड़ में चिपक गई थी और उसको जैसे पेड़ काटा जाता है उसी को साथ में काट दिया गया था। चिपको आंदोलन कहाँ, खेजरी, खेजरी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है ये, उत्तराखंड यानी उत्तरांचल में है ये, जिसमें महिलाएं जान दी थी। ठीक है, अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, वन रोपण, बढ़ती मानव जनसंख्या, अधिक हर पौधे, जैव विविधता। तो अब बताइए, हई तो अच्छा होता है ना भाई, वन को रोपा जाए तो क्या होता है, अच्छा रहेगा आपका, अधिक हरा पौधा उगेगा तो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। और रही बात की बढ़ती मानव जनसंख्या, क्या होता है, बिगड़ जाता है। जैव विविधता भी अच्छा होता है, पर ये कह रहे हैं कि बिगड़ता कब है, तो जब जनसंख्या बढ़ रहा है। और आजकल देख रहे हैं भारत तो सर टॉप 1 पे है, किसमें, जनसंख्या में। अब जनसंख्या का इसलिए ये संतुलन भारत का बिगड़ रहा है। पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। जनसंख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है, 2 नंबर में बिहार ही आ गया है। पर्यावरण प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका, वस्तु का पुनर्चालन। हाँ भाई ठीक है, कि कोई प्लास्टिक है उसको गलाएंगे फिर नया बना देंगे, उसको काहे जलाएंगे, जलाने के बाद होगा क्या, प्रदूषण ही प्रदूषण होगा। वस्तु का पुनर्योग, सेम वही कह रहा है, वस्तु के उपयोग में कमी, अच्छी बात है, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इनमें से सभी की रिसाइकलिंग की बात किया जा रहा है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में चांदी और सिलिकॉन का यूज किया जाता है। तो चांदी नहीं है तो सिलिकॉन यूज हो सकता है, चांदी भी यूज किया जाता है, सिलिकॉन भी। सौर सेल का मतलब कि आप देखते हैं कि ऐसे कोई सूरज प्लेट है, जैसे सौर प्लेट बोलते हैं, और ऐसे ऐसे धारी होता है, वो किसका होता है, तो वो सिलिकॉन का बना होता है और चांदी का बना होता है। ये जो उजला उजला धारी होता है ये किसका रहता है, उजला उजला, या तो सिलिकॉन का रहेगा अब चांदी का रहेगा, मिक्सिंग रहता है, सिलिकॉन और किसका, चांदी का रहेगा। जो सौर प्लेट में ये धारी धारी रहता है किसका रहता है, सिलिकॉन का और चांदी का। ये बातों को याद रखेंगे। अगला है आपका, कौन बायोगैस है, तो बायोगैस CH4 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, CH4 को बायोगैस कहा जाता है। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, सबसे ऊपरी परत इनामेल है। ध्यान समझेगा, सबसे ऊपरी परत क्या है, इनामेल है, जो बहुत क्या होता है, कठोर होता है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम की बनने के कारण इनामेल। दांत देखिए, पूछेगा कि दांत का अधिकांश भाग बना किसका होता है, तो दांत का अधिकांश भाग किसका बना होता है, तो डेंटाइन का बना है डेंटाइन का। लेकिन दांत के जो ऊपरी परत होता है वो सबसे क्या होता है, इनामेल होता है, यही सबसे कठोर होता है, क्योंकि आप हड्डी चबा जाते हैं। आप सोचिए खुद कि अपने दांतों से किसी भी जीवों का मारकर उसको बनाकर, मतलब जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं आप, उसको क्या करते हैं, चबा जाते हैं। आखिर कैसे, इसका मतलब कि दांत कहीं बहुत कठोर है आपका, हर शरीर के पार्ट से। यही नहीं, कोई कोई ऐसा भी होता है कि हड्डी कच्चा भी दांत से भी काट सकता है। ठीक है, ये मज्जा गुहा कुछ और है, अस्थि तो भाई दांत में अस्थि, दांत नहीं कहेंगे, इनामेल हैगा आपका सही आंसर। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो जठर ग्रंथियां अमाशय में। अमाशय में ही क्या स्रावित होता है, तो HCl स्रावित होता है। अमाशय में ही क्या स्रावित होता है, तो HCl स्रावित होता है आपका। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है, कौन होता है, तो लाइपेज होता है। देखिए, पीत रस का रंग कैसा होता है, तो पीत रस का रंग हरा होता है। कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से। कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है बाबू, पित्ताशय में जमा होता है, क्षारीय पदार्थ होता है। पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन कहाँ होता है, तो सभी में होता है। किस में होगा, सभी में। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं, तो रात्रि में भाई उल्टा हो जाता है हम लोग जैसा, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये बातों को ध्यान, कई बार ऐसा बताया गया, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछता है, आपको देख सकते हैं, ये पेपर है आपका। यहाँ देखिए, किण्वन के फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है, तो 38 ATP। ठीक है, किण्वन जब होगा तो बहुत कम होता है, 2 ATP से काम चलाना पड़ेगा आपको। सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना हो जाएगा, तो 120। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है, तो वाष्पोत्सर्जन सिर्फ पत्ती में होता है। वाष्पोत्सर्जन किस में होता है, तो पत्ती में होता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, अस्थि क्या है, तो अस्थि एक क्या है, पदार्थ है, ऊतक है, कोशिका है, इनमें से कोई नहीं। अगर बात किया जाए अस्थि, तो अस्थि ऊतक से बना होता है। ठीक है, पर कहा किया जाए इसको, तो पदार्थ कहा जाए। अस्थि क्या कह सकते हैं, पदार्थ। यहाँ से देखिए, पादप में अवशिष्ट संचित रहते हैं, तो अवशिष्ट सभी में हो जाएगा।
देर हो रहा है, ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी करें आपका, ये क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तो नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन का एक और नाम है ब्रिक नालिका। नेफ्रॉन को क्या नाम है? तो ब्रिक नलिका। एक नेफ्रॉन में लगभग 10 लाख ब्रिक नलिकाएं पाई जाती हैं। एक ब्रिकॉन में कितना? 10 लाख ब्रिक नलिकाएं पाई जाती हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो सभी हैं। उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो सभी है। इसमें टेनिन भी है, गोन भी है, रेजिन है। यदि पुराने जाइलन में जो संचित रहता है आप पढ़े होंगे। तो स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र कौन है? तो सेरिब्रम। मतलब कि जो भी हमारे दिमागों में याद रहता है वो कहाँ, वो केंद्र कौन है, कैसे याद रहता है? तो सेरिब्रम के कारण। सेरिब्रम के कारण ही हमको क्या रहता है, सारा याद रहता है। ध्यान समझिएगा। इसके बाद करें कि जड़ अधोगामी वृद्धि कहलाता है। जड़ अधोगामी वृद्धि क्या कहता है? मतलब जड़ की वृद्धि किससे होता है? तो गुरुत्वानुवर्तन के कारण। जड़ नीचे की ओर, पेड़ जो है कोई, तो देखते हैं हम क्या, कि पेड़ में जो होता है कि नीचे भी वृद्धि होता है। भाई नीचे सूर्य जाता है कि नहीं जाता है? नीचे वृद्धि हो रहा है, तो किसके कारण? तो गुरुत्वानुवर्तन होता है। उसमें क्या होता है? एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन वृषण द्वारा स्रावित होता है। स्वपरागण निम्न में किन पौधे में होता है? तो स्वपरागण जो बात किया जाए तो उभयलिंगी में होता है। किस में होता है? उभयलिंगी। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो गर्भाशय किस में हुआ? योनि में होता है। नहीं सर, फंडस में। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में होगा। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाएगा? तो शुक्र वाहिका। क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ध्यान सुने, शुक्र वाहिका। अनुवांशिकता का पिता का जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकता के ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। यहाँ बात करें कि मेंडल किस देश में ईसाइयों के मठ में बस पड़े थे? तो फ्रांस। याद रखेंगे। इनमें कौन वर्गीकरण से सबसे ऊपरी पायदान अवस्थित है? तो वंश। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, सूक्ष्म कौन है? तो ए और बी दोनों हो सकता है आपका। मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? तो द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय एवं बी। तो मांसाहारी को कहा जाता है द्वितीय उपभोक्ता, यानी बी होगा। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषक स्तर को देता है? तो हम बताए थे आपको कितना परसेंट? 10%। ये भी एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो ठीक है, बाकी अगले क्लासों में देखेंगे क्या हो रहा है। बाकी इतना पढ़ते हैं तो बहुत बात है। 80 क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड जो पता चला तो 200 क्वेश्चन से ऊपर होता है।